अब आप याद रख लोगे क्या कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है 45 डिग्री पे, और वैल्यू कितना होता है √2 इंटू एफ। दो सदिश हमको दे रखे हैं ए और बी, तो उनको जोड़ने पर उनका मैक्सिमम मान कितना मिल सकता है और मिनिमम मान कितना मिल सकता है। तो लिखें, मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a प्लस बी हो सकती है। उनको जोड़ेंगे तो उनके परिमाण की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, स्टार्ट करें आज की क्लास, तैयार हैं? चलिए, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है मेरा, क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग वेक्टर्स को पढ़ रहे थे बेटा, वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वेक्टर्स में हम लोग एडिशन सीख चुके थे, आपको अगर ठीक से याद होगा तो हम एडिशन के बारे में बात कर चुके थे कि किस प्रकार से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, वो सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम वहीं से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखें, दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर एज सच किसी एंगल पर है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर एक एंगल पर हैं थीटा पर। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे, सेटल कर लो अपने आप को, एवरीवन इज सेटल्ड। शुरू करें, ओके ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बच्चों कब चेक करते हैं, डू यू नो? सर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तब चेक करते हैं जब उनका पूंछ से पूंछ मिला हुआ हो। एक थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात कर रहा हूँ, क्या हमने मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी जो मिली थी वो कर ली है सॉल्व सभी ने? आपको सॉल्यूशंस भी मिल गए थे, सॉल्यूशन देख करके क्या आपने 90 to 95% डीपीपी कर ली है? सबसे हो गया, ठीक है। एक आध सवाल कुछ है तो हम कल की क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। आप कल तक का समय और है आपके पास, उसको फिनिश अप करके आएँ। और डीपीपी की कॉपी अलग से बना लेनी है, एक कॉपी डीपीपी की बिल्कुल अलग बनेगी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, ठीक है? चले, अच्छा। तो ऐसे दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इनका रिजल्टेंट आता है, परिणामी आता है, वो कैसा दिखता है? सर आपको मैं रफ बना रहा हूँ ना, हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे, फिर यहाँ से जो विकर्ण जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ये आपका परिणामी सदिश होगा। मान लेते हैं ये फाई एंगल पे है। अब हम एक स्पेशल केस बेटा कंसीडर कर रहे हैं, वो स्पेशल केस ये है कि जब दोनों सदिशों का परिमाण आपस में बराबर होगा तो कैसा रहेगा। अगर मान लो दोनों सदिशों का परिमाण x है तो उस केस में क्या फॉर्मूला आसान हो पाएगा, क्या हम फॉर्मूले को आसान तरीके से याद कर पाएंगे? तो एक बार इसको चेक करते हैं। अच्छा, r का फॉर्मूला याद है आपको वैल्यू के लिए? सर r का फॉर्मूला था √a² + b² + 2ab cos थीटा। कौन कौन है इसके अंदर, क्या क्या चेक करेंगे? सर ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं जिनकी बात हो रही है, थीटा उन दोनों के बीच में एंगल है, तो यहाँ पे भी थीटा ही है क्या? हाँ सर, ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? दोनों वेक्टर्स का परिमाण है जिनको आप जोड़ने की बात कर रहे हो। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या यहाँ पे परिमाण बराबर है? बिल्कुल सर, x के बराबर है। तो क्या हम ऐसे लिख दें इसको कि √x² + x² + 2 × x cos थीटा। तो यहां से फिर ये कैसा दिखाई दे रहा है? r = √2x² + 2x² cos थीटा। क्या हमको ये ऐसा दिखाई दे रहा है? ऑब्जर्व करेंगे, है ना? x² + x² को लिख दिया 2x², और जो आगे 2x × x था उसको भी 2x² लिख दिया। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2x अपन यहाँ से अगर अपन कोशिश करें तो इस पूरे एक्सप्रेशन से हम 2x² को कॉमन निकाल सकते हैं।
तो अगर मैं 2x² को कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो r का फॉर्मूला है इसको आप इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मेट में, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। ट्रिग्नोमेट्री भूले तो नहीं हो, याद है ट्रिग्नोमेट्री? ये फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। थोड़ा सा समझते हैं इसको ना, सब लोग को ध्यान देना होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा यहां से कैसे आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी बेटा, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर जब 2 थीटा है तो यहां पर थीटा है, मतलब यहां पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ 45 होगा, यहां पर 60 डिग्री होगा तो यहाँ 30 डिग्री होगा, मतलब इसका आधा यहां पर है। तो क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसा बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, अगर मैं यहां पे 2 थीटा की जगह थीटा लूंगा तो मुझे इधर कितना लेना पड़ेगा, तो सर इधर आपको थीटा का आधा लेना पड़ेगा, 2 थीटा। क्या ये ठीक है भाई? सिंपल सी बात है ना, यहाँ जो भी एंगल है उसका आधा यहाँ पे, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो जब यहाँ पे अपन थीटा रखेंगे तो इधर अपने आप थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस फॉर्मेट में ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है सर। अगर ऐसा है बेटा तो क्या हम ये करें कि 1 प्लस कॉस थीटा जो यहाँ पे दे रखा है उसको लिख दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ गया 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हम लोग चाहें तो सारे स्क्वायर में है, अंडर रूट से स्क्वायर हटा सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला आ गया आपके पास 2x कॉस थीटा बाय 2। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि अगर दोनों का परिमाण बराबर है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 2x कॉस थीटा बाय 2। हमारा टाइम बचेगा, है ना, हमारा टाइम बचेगा, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए। आराम से। एक चीज और कर सकते हैं कि ये वाला एंगल भी तो लिख सकते हैं फाई। क्या हमको tan फाई का फॉर्मूला याद है? क्या बताया था मैंने? प्रीवियस क्लास का रिवीजन करके आना मस्ट होता है ना, पुरानी क्लास रिवाइज करके आना होता है हमेशा। फॉर्मूला याद है बच्चों को? क्या फॉर्मूला था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल है a और b के बीच का, और फाई किसके बीच का एंगल है? फाई एंगल है आपके जो रिजल्टेंट आता है परिणामी और a वेक्टर के बीच के एंगल को फाई बोलते हैं। चलो देखो, इसमें भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं अपन, तो लेट्स सी। वैल्यूज पुट करते हैं। b का परिमाण कितना है? b का परिमाण x है, तो x साइन थीटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये आ गया x से x कैंसिल हो जाएगा क्या? ऊपर आ गया x साइन थीटा, नीचे x को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस हिसाब से tan फाई आपका आ रहा है, x से x कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इस फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा, क्या हम 1 प्लस कॉस थीटा को फिर से लिख दें?
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना कभी भी, ये तो हम सीख चुके हैं, तो हमें अच्छे से आता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को अपन 1 प्लस कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक छोटी सी चीज़ और है, वो भी समझ लो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का, याद है आपको? साइन 2 थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इस फॉर्मूले पे गौर करेंगे तो यहां पर जो एंगल है उसका आधा यहाँ पे, उसका आधा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो यहाँ 30 डिग्री और 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो मुझे उधर आधा करके लिखना पड़ेगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ऐसे रहेगा। आसान है, डबल एंगल है ना बेटा पल्लव, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा और थीटा आएगा, सही है। तो अगर 2 थीटा को अपन थीटा करेंगे प्रियम, तो फिर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं तरुण, ये वैल्यू जो है ना साइन थीटा की वो यहाँ से इधर पुट कर रहे हैं, तो पुट करते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा बाई 2, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इनके बीच में अगर एंगल निकालना हो हम ऐसे भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पॉज लेंगे थोड़ा सा, क्या आया अभी, टेन फाइव टेन थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। तो मैं, जगह नहीं है वैसे तो यहीं कर लें क्या, इसके बाद यहाँ कर लूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ना। तो टेन फाइव बराबर आ रहा है टेन थीटा बाई 2 के, तो फाई कितना हो जाएगा, सिंपल थीटा बाई 2। इसका मतलब समझते हो? सुनो, अगर दो वेक्टर्स हैं जो बराबर हैं एक दूसरे के, बिल्कुल बराबर हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हैं और 90 डिग्री पे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका परिणामी 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि परिणामी जो एंगल बना रहा है वो थीटा बाई 2 आ रहा है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं और दोनों परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर होने चाहिए, हमने यहाँ पे कंडीशन ली है स्टार्टिंग में कि ए और बी बराबर होने चाहिए एक्स के। तो अगर दोनों परिमाण में बराबर हैं तो 60 डिग्री पे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कितने पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा। 30 डिग्री पे हैं, दोनों का रिजल्टेंट कितने पे आएगा, 15 डिग्री पे आएगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। लिख लो इतना, फिर बताऊंगा मैं आपको वापस। बढ़े आगे, ओके। अच्छा क्या सीखा इससे वो देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते हैं।
मान लो ऐसे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर का परिमाण बराबर है आपस में ना, और वो x के बराबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, मतलब परिणामी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पर जो परिणामी आएगा ना, वो बिल्कुल बीच में आएगा। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा था, तो परिणामी और ए के बीच का एंगल होगा θ/2। पहली बात, ये जो परिणामी आएगा इसका वैल्यू कितना होगा। हम एक्चुअली में इसी के लिए काम कर रहे थे कि ये जो परिणामी आएगा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 2x cos θ/2, 2x cos θ/2 इतना इसकी वैल्यू होगी। डन है। अब ये दो बातें आपको याद रखनी है बस। अगर ये दो बातें याद रहेंगी तो काम बन जाएगा। और मोटे मोटे तौर पे भी दो बातें काम रहे ना रहे, कम से कम ये याद रहे कि एग्जैक्टली बीच में आता है, इतना भी बहुत होगा। अब हम 2-3 सवाल लगाते हैं। जैसे मान लो ऐसे है, एक फोर्स लग रहा है ऐसे F और एक और फोर्स लग रहा है ऐसे F। इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अपन को ये बताना है कि इनका परिणामी के बारे में जानकारी देनी है। F नेट कितना होगा, F नेट का परिमाण कितना होगा, और F नेट कितने एंगल पे होगा, सब कुछ बताना है F नेट के बारे में। तो चलो देखो कैसे बताओगे। दो तरीके हैं। पहला तो है आपका वही स्टैंडर्ड मेथड जो आपको आता है कि F नेट परिणामी प्रतिरोध निकालना है। कैसे परिणामी R निकालना है, कैसे निकालेंगे, a² + b² + 2ab cos θ। हमको तो वही फॉर्मूला आता है, हमको ये याद ही नहीं है, हम तो भूल गए इसको। कोई बात नहीं, भूल गए तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो। a² + b², a क्या है f, तो f² + f² + 2f इंटू f cos, कितना एंगल है इनके बीच में, cos 90 डिग्री। बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती ना, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, कंफर्टेबली कर लेंगे। हाँ तो अगर कुछ भूल जाओ ना, देखो मैं हमेशा आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आपकी पूरी जो जर्नी रहेगी मेरे साथ वो ऐसी रहेगी कि हम रटेंगे नहीं, कुछ भी समझेंगे हर चीज़ को। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं तो मेरे से बात नहीं बनेगी। क्या मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको ऐसे कि आप अटको फॉर्मूले के ऊपर जाकर के, याद है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट करना है अपन को। अच्छा, पर हाँ कुछ तो याद करना ही पड़ता है। अच्छा क्या होगा, cos 90 0 होता है तो ये हो गया 2f², ये आ गया √2f। पहली बात, ठीक है, तो √2f पे आएगा। दूसरी बात, एंगल तो याद रख लोगे कि अगर दोनों परिणाम में बराबर है तो जो फाई आता है वो θ/2 होता है। थीटा कितना है 90, तो 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का परिणामी, वैसे भी बीच में आना चाहिए था। देखो आप अगर अपन इस तरीके से समांतर चतुर्भुज पूरा करते तो ऐसे आता परिणामी, ये आता, ये कितना है √2f। और वैसे भी इसको √2f ही होना चाहिए, ये f नेट है, इसको वैसे भी √2f होना चाहिए। क्यों, ट्रायंगल देखो आप, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर का √, होता है। कर्ण बराबर √ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो वैसे भी वही आता। ठीक है, ऐसे भी वही आ रहा है, वैसे भी वही आ रहा है, कंसेप्ट वही है। और डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला अगर हमें याद होता फॉर एग्जाम्पल कि जब दोनों बल बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, 2 × x। x क्या है, किसी एक की वैल्यू, तो 2 × f cos 90/2 मतलब cos 45 डिग्री, तो 2f cos 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 2f × 1/√2, √2 से 2 कटा तो √2 आ गया, ये आंसर आ गया √2f। तो ये हो गया मेथड नंबर 2, अगर आप ऐसे करना चाहो तो। अब आप याद रख लोगे क्या कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है 45 डिग्री पे, और वैल्यू कितना होता है √2 × f। क्या हम ऐसे याद रख लेंगे, सब रखना ही पड़ेगा, तो रखना ही चाहिए, रखना ही है, मान के चलो ये बात।
अच्छा, अब आप एक काम आपको दे रहा हूं मैं, आप कॉपी भी करें, साथ में करके भी दिखाएं। दो वेक्टर लग रहे हैं ऐसे, दो बल लग रहे हैं ऐसे, दोनों परिमाण में बराबर हैं। एक का परिमाण F है, दूसरे का भी F है, एक दूसरे से 120 पे लग रहे हैं। मुझे एफ नेट के बारे में सारी जानकारी चाहिए। एफ नेट कितने एंगल पे होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो सारी जानकारी निकाल के बताओ। एफ नेट के बारे में सारी जानकारी देंगे आप मुझे, करिए। डन है। लोगों ने, तो लेट्स हैव अ लुक। कैसे करेंगे हम लोग, देखो। दो तरीके से कर सकते हैं, अभी मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूं आपको। मेथड नंबर 1 से हम लोग ऐसे कर पाएंगे ना कि एफ नेट निकालना है, वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस कितना है, 120 डिग्री। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आप ढंग से करेंगे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस 120 का वैल्यू पता है आपको, सब सिखा रखा है ना, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, पूरी टिग्नोमेट्री आती है आपको। तो कॉस 120 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 120 का वैल्यू आएगा माइनस का 1/2। इसको लिख लेना 90 इंटू 1, उस तरह से लिख के देख लेना, आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये आ गया अंडर रूट एफ स्क्वायर मतलब एफ। एफ नेट कितना आएगा, एफ आएगा। अच्छा, कितने एंगल पे आएगा, θ/2 पे, तो 120/2 मतलब 60 डिग्री पे आएगा। तो हाँ यार, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि इन दोनों का 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, और बिल्कुल बीच में कितना आएगा, एफ आएगा, और कितने एंगल पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा। तो मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब दो फोर्सेस अगर एक दूसरे से ऐसे 120 पे लग रहे होंगे तो उनका परिणामी बीच में आएगा कितना, किसी एक फोर्स के बराबर। तो वहाँ अजीब मत लगाना कि सर ये क्या हो गया, यहाँ हमने पढ़ लिया है उस चीज़ को। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे। अगर हम एफ नेट का फॉर्मूला याद रखते तो भी बात बन जाती। क्या है, 2 इंटू एक्स कॉस θ/2। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते बात बन जाती, कैसे, 2 इंटू एफ कॉस 120/2 मतलब 2f कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ये आ गया एफ। तो डायरेक्ट इससे करते तो भी आया था, इससे करते तो भी आया था, पहुंचते एक ही जगह पे आप। ठीक है, कंफर्टेबल है सब लोग, आ गया समझ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा टास्क और देता हूं। दो फोर्सेस 60 डिग्री पे लग रहे हैं, अब रिजल्टेंट निकालो। दोनों 60 डिग्री पर है। बराबर है परिमाण में, वैल्यू में बराबर है ना। चलो इस बार वैल्यूज ही देता हूँ ना, हटाओ।
ये भी 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है। इस बार एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूँ तो वैल्यू से सॉल्व करो। चलिए, फाइन हो गया, देख लें। चलो, तो एफ नेट अब डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। मान लेते हैं दोनों बराबर है, अपन पहले एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं कि F1 वेक्टर का परिमाण और F2 वेक्टर का परिमाण हमको बराबर दे रखा है और F के बराबर दे रखा है ना। और एंगल दोनों के बीच का कितना दे रखा है? 60 डिग्री। बहुत खूबसूरत। अब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहले वाला दूसरा वाला कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 1/2 होता है। इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। √3f², √3f। ये आ गया एफ नेट की वैल्यू। क्या यही आई थी आप लोगों की सबकी? √3f, √3f इज राइट आंसर। कुछ कहना है सौरभ? बोलो। खुद को अनम्यूट करो पहले एक बार। बोलो। ठीक है, डन। सही बात है, हाँ वो यही कह रहे हैं कि जो वैल्यू आई है यहाँ पे √3f तो सही है। अब अपने पास f की वैल्यू कितनी है? 50। तो हमारे वाले केस में एफ नेट कितना हो जाएगा? 50√3। और थीटा कितना होगा? थीटा फाई कितना होगा? θ/2। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा, ऐसे ऐसे रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीच में। इससे कितना एंगल बनाते हुए? 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, और √3f के बराबर होगा। तो क्वेश्चन भी हो गया, कंसेप्ट भी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने कवर अप कर लिया। सही, तो इस तरीके से पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम जेई 2023 का एक PYQ है उसको करते हैं। अब फर्स्ट सवाल जेई 2023 का आ रहा है। मोमेंटम बैच के बच्चे कमर कस लो, देखते हैं आप कैसे करते हो। ठीक है, चलो।
दो बल P एवं Q जिनका परिमाण जिनका परिमाण 2F एवं 3F है, 2F एवं 3F है, एक दूसरे से थीटा कोण पर है, एक दूसरे से थीटा कोण पर है। यदि बल Q को दुगना किया जाता है तब परिणामी बल भी दुगना हो जाता है। तब परिणामी बल भी दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है। आपको कोण बताना है कि कोण 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है या 120 डिग्री है। चलो बच्चों ट्राई करो सब लोग। कोई बात नहीं होगा तो ट्राई तो करो। तो बड़ा आसान सवाल है, बना लोगे तुम लोग। आ जाओ इधर, ध्यान दो। कोई बात नहीं बेटा, सवाल को ईमानदारी से ट्राई करना इज इम्पोर्टेंट। होना नहीं होना तो वो बात की बात है, सीखेंगे धीरे धीरे। देखो सॉल्यूशन, दो बल हैं P और Q जिनका परिणाम 2F और 3F है। मतलब एक बल है जिसका परिमाण 2F है, दूसरा बल है जिसका परिमाण 3F है। मान लेते हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। यदि बल Q को दुगना किया जाता है तो परिणामी बल भी दुगना हो जाता है। तो अपन किसी को P और किसी को Q, तो सवाल में साफ साफ दे रखा है कि P बराबर 2F है और Q बराबर 3F है। चलिए, तो इनका परिणामी कैसे लिखा जाएगा? इनके परिणामी को लिखने का तरीका ये होगा ना कि R² बराबर
पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे? एब्सोल्युटली ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसे? आर बराबर अंडर रूट लिखो, चाहे अंडर रूट को उधर भेज के स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी कितना है 2f, तो 2f का होल स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस थीटा। चलो आगे पुट करो। आर स्क्वायर बराबर 2f का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4f स्क्वायर 9f स्क्वायर ऐसे किया था, है ना? चलो सेट इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन करके तैयार है। तो पहली इक्वेशन तो सबने बना ली होगी। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है बेटा? सवाल कह रहा है कि यदि Q को दुगना कर दिया जाए तो परिणामी बल भी दुगना हो जाता है। मतलब Q की जगह अगर मैं दुगना करके लिखूं इसको तो R भी दुगना हो जाएगा। तो R की जगह आ जाएगा 2R। अगर हम Q की जगह करेंगे 2Q, समझ आया? सवाल बोल रहा है कि Q को दुगना करना, तो Q को डबल किया। देखो सवाल क्या बोल रहा है, Q को डबल किया तो जब इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो ये होता है ना आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है Q, बी कितना है Q, इस तरह से है, पी क्यू है। अच्छा Q को डबल किया, तो Q को जब डबल किया, देखो Q की जगह 2Q, Q की जगह 2Q, तो जब Q को डबल किया तो परिणामी बल भी दुगना हो जाता है। तो पहले अगर R था तो अब कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। इस तरीके से है, ठीक है? यही बोला है सवाल ने। आपसे हुआ नहीं हुआ वो अलग मैटर है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। कि Q को डबल किया तो R भी डबल हुआ, तो Q की जगह 2Q लिखेंगे तो R भी 2R हो जाएगा ना। ये सवाल में करना है। चलो अब तो इक्वेशन पूरी सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4R स्क्वायर बराबर, वैल्यूज पुट करो। P की जगह कितना रखोगे 2F, तो P की जगह आएगा 2F का होल स्क्वायर 2Q, इसको डबल करो तो 3F का डबल कितना होता है, 3F का डबल कितना होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6F, ये आ जाएगा 6F का होल स्क्वायर प्लस 2F इंटू 6F कॉस थीटा। तो 4R स्क्वायर बराबर 4F स्क्वायर 36F स्क्वायर 24F स्क्वायर कॉस थीटा, है ना? अच्छा 36 प्लस 4 हो गया 40, तो 4R स्क्वायर 40F स्क्वायर सेट इक्वेशन नंबर 2। हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? गुड? सही कर रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है तुम्हें? लोकेश कहाँ अटक रहे हैं अपन? देखो अपने पास दो वेक्टर हैं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनके परिणामी को कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ऐसे लिखते हैं। तो हमें दो वेक्टर दिए हैं P और Q, तो P और Q का परिणामी कैसे लिखेंगे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आपको ऐसा अजीब तो नहीं लग रहा आपको? ये देखो ऐसे लिख लो यार, आपको ये याद है तो ये लिख लो। मैंने इस अंडर रूट को इधर भेज दिया तो स्क्वायर हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ऐसे हो गया, P की वैल्यू रखी, Q की वैल्यू रखी, R मान करके ये फॉर्मूला बना। फिर सवाल बोल रहा है कि Q को डबल कर दिया, R भी डबल हो गया, तो Q की जगह 2Q लिख दिया, Q की जगह 2Q लिख दिया, R की जगह 2R लिख दिया, सॉल्व कर लिया। Q की वैल्यू हमें दे रखी थी, P की दे रखी थी, वापस से फॉर्मूला बना लिया। दो इक्वेशन बन चुकी हैं। अब समझ में आ रहा है यहाँ तक वसीम? ठीक है बेटा। अच्छा अब एक काम करें क्या, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 करके देखते हैं।
तो डिवाइड लगाते हैं 4r², लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा तो 4r² अपॉन r² बराबर 40f² प्लस 24f² कॉस थीटा अपॉन ये आ जाएगा 13f² प्लस 12f² कॉस थीटा। अच्छा देखें, r² से r² कैंसिल, एक काम और करो, यहाँ से f² कॉमन निकाल लो, ऊपर से कितना आ जाएगा 40 प्लस 24 कॉस थीटा अपॉन यहाँ से f² कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा। f2 से f2 कैंसिल हो जाएगा, अब आगे देखें तो यहाँ कर रहे हैं अपन, तो ये आ गया 4 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा अपॉन में 13 प्लस 12 कॉस थीटा। इस तरीके से हम इसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, किसी बालक को, किसी प्रकार की हो रहा है सवाल, समझ में आ रहा है? चलो क्रॉस करते हैं, दोनों को क्रॉस करते हैं। ये यहाँ आएगा तो 4 13 प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 40 प्लस 24 कॉस थीटा। एक काम करेंगे दोस्तों, यहाँ से कॉमन निकाल लें क्या 4, ये आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 13 प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 10 प्लस 6 कॉस थीटा। इसको उधर भेज दो तो 6 कॉस थीटा इधर आएगा, तो 12 में से 6 कॉस थीटा जाएगा तो 6 कॉस थीटा बचेगा, और 13 को उधर भेज दो तो 10 माइनस 13, तो कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस का 3/6, मतलब कॉस थीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2। अच्छा, माइनस का 1/2 किस वैल्यू पे होता है कॉस? तो माइनस का 1/2 कॉस होता है 120 डिग्री वैल्यू पर। थीटा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ऐसे करते हैं सवाल, कोई बात नहीं, बस बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इक्वेशंस। अभी स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं करते अपन, है ना? अभी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, आपने एग्जैक्ट डीपीपी नहीं की, अभी तो वेक्टर की आपने कुछ सवाल किए हैं। मैं मेंस का सवाल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कोई भी सवाल में कंसेप्ट बड़ा नहीं होता। अगर एक बार फिजिक्स पढ़ ली, क्या इसमें फिजिक्स लगाने में कोई दिक्कत हुई? क्या इस सवाल की फिजिक्स मुश्किल थी? बिल्कुल भी नहीं थी ना, फिजिक्स बहुत आसान थी कि r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, वो समय के साथ सीखेंगे। 2 साल हम पूरे अच्छे से मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे, सब आ जाएगा, डोंट वरी। फोकस फिजिक्स पे करो, इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखो, हाँ सर ऐसे ऐसे करते हैं, सिस्टमेटिकली करते हैं, सर ने यहाँ पे कॉमन लिया, देखो कितना अच्छा किया, अदरवाइज माइनस करने बैठ जाते तो सर को बहुत टाइम लगता। ये चीज़ें मुझसे सीखने के लिए हैं, आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। रिलैक्स, सीखने पे फोकस करो। चलो, अब वो टाइम आ गया है जब आपका हार्डवर्क मैटर करेगा, तो अब मेहनत करनी है अपन को, है ना? क्या मैं आपको एक बहुत अच्छा सवाल करा सकता हूँ? एक बहुत ही अच्छा सवाल चलेगा, है ना? बहुत शानदार सवाल, मतलब
उसमें आपको अगर वो सवाल 15-20 मिनट चलेगा या 10 मिनट चलेगा, मुझे नहीं पता समझाने में कितना समय लगेगा, बट उस 10 मिनट में आपकी नज़र 5 सेकंड के लिए भी नहीं हट सकती। ऐसा कोई सवाल करें हम? तैयार हो? लेवल डाउन करने का तो मतलब नहीं है ना, मतलब आप लोग लेवल अप की तरफ सोचेंगे हम। कोई बात नहीं यार, मुझसे मुझसे इक्वेशन तो नहीं बनी, कोई बात नहीं, अब बन जाएगी। मुझसे सॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। जाना तो हमें आईआईटी में है ना, जाना में एम्स में है, टारगेट हमारा फिक्स है, तो डेवलप करेंगे खुद को, कोई बात नहीं। हम कहाँ डेवलप थे? बचपन में जब पहली बार चलते थे तो गिरते थे ना, पहली बार चले गिरे, साइकिल चलाई थी गिर गए थे, तो कहाँ आप अपने आप को डेवलप कर पाए थे, बट अब कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ शांति से कॉपी कर लो, फिर आप अपन उसको मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर नहीं डाल रहा मैं, अपन मिलके सॉल्व करेंगे। ये भी एक पी वाई क्यू है, अच्छा पी वाई क्यू है ना, गुड क्वेश्चन। एक ऑक्टागन है, ए बी सी डी ई एफ, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यदि ए ओ वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप के, तो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर है, ये कितना होगा? है ना?
चलो कुछ अजीब से बन गया ये तो, ठीक है जैसा भी है। ऐसा हम बनाना नहीं चाहते थे बट बन गया, ठीक है। 8 भुजाओं का ऑक्टागन है, सब भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ऐसे सारी आपस में बराबर है। ठीक है, शुरू करें। शुरू करें, ध्यान से देखना। सवाल को पहले शांति से पढ़ लो, फिर सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है कि एक ऑक्टागन है, अष्टफलक है, ए बी सी डी ई एफ, उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यदि एओ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है तो इन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल देख लिया आपने शांति से। अब हम शुरू करते हैं। अगर इस अष्टफलक को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात का जवाब दो। मैं कुछ वेक्टर्स बनाऊंगा आपके सामने, कंफर्टेबली उनको एक्सेप्ट करना। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा? ए से बी की तरफ ये ए बी वेक्टर बनेगा, ये ए बी वेक्टर होगा, ये ए बी वेक्टर होगा ए से बी की तरफ, है ना। ए सी वेक्टर कैसे बनेगा? ए सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर होगा। अच्छा, ये तो बोल रहा है वो ए बी ए सी। ए डी वेक्टर कैसे होगा? ये ए डी वेक्टर होगा। ए ई वेक्टर कैसे होगा? ए ई वेक्टर होगा, ये वाला ऐसे। ए एफ वेक्टर कैसे होगा? ए एफ वेक्टर ये होगा। ए जी वेक्टर कैसे होगा? ए जी वेक्टर ये होगा। और ए एच वेक्टर कैसे होगा? ए एच वेक्टर ये होगा। क्या हमको इन सभी वेक्टर्स को जोड़ना है क्या, सवाल के अकॉर्डिंग? पढ़ लो सवाल। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर, ए जी वेक्टर, ए एच वेक्टर। सवाल बोल ये रहा है कि इन सब वेक्टर्स को जोड़ना है और जो आंसर आएगा बताना है। कि हमारे सवाल समझ आ गया है, सवाल क्या करवाना चाहता है? ठीक है, अब हम इनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, शांति से शुरू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ना। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, फोकस के साथ। क्या हमको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से आता है क्या? क्या हमको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से आता है क्या? डू वी नो कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ठीक इसके बाद में है, तो तीसरा जो अपोजिट होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। क्या यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है? क्या यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है एवरीवन? ठीक। अब जितना समझाया जाए उतना देखना है। ओ सेंटर में है तो ओ यहाँ पे सेंटर में, ये ओ है। मैं एक छोटा सा वेक्टर बना रहा हूं जिसका नाम है एओ वेक्टर।
ए से ओ की तरफ एक वेक्टर, ये वाला, ये है एओ वेक्टर, एओ वेक्टर। एक वेक्टर में और बना रहा हूं ओबी वेक्टर, ये होगा ओबी वेक्टर। कोई बात नहीं, चलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स। हमारे पास आपको समझाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। अब तो क्लियरली दिख रहा है, ये है एओ वेक्टर और ये है ओबी वेक्टर, सही है। अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है आपको, क्या आप मुझे बता सकते हो ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर और एओ वेक्टर, इनमें आपस में क्या कनेक्शन होगा? ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये तीनों त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ए से लेकर ओ तक ऐसे जा रहा है, फिर ओ से लेकर बी तक ऐसे जा रहा है, एक के बाद एक, और इसके अपोजिट है ये ऐसे। तो क्या मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये बोल सकता हूं क्या कि ए बी वेक्टर बराबर है एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के? आप आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है ना, आपको कहीं जाना है ना मुझे कहीं जाना है, हमें साथ में बैठ के पढ़ना ही तो है। वापस एक बार समझाते हैं दोस्तों। ए से लेके ओ तक जाने वाला वेक्टर एओ वेक्टर, ओ से बी तक जाने वाला वेक्टर ओ बी वेक्टर, ए से बी तक जाने वाला ए बी वेक्टर, इसके ठीक बाद में ये अपोजिट है। तो एक के बाद एक जो होते हैं, तीसरा जो अपोजिट होता है वो उन दोनों के योग के बराबर होता है। यही तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। हेलो एवरीवन, आर यू गाइस कंफर्टेबल? ठीक है, चलिए अब देखते हैं एसी वेक्टर। ये है एसी वेक्टर, ये एसी वेक्टर है, ये एसी वेक्टर है ना। एक वेक्टर और बना रहा हूं मैं आपकी खुशी के लिए, एक वेक्टर अपन और बना रहे हैं, ओसी वेक्टर। अब आप शांति से ध्यान देना कि अपन कैसे कैसे लिख पाएंगे, है ना। ए से लेके ओ तक जो वेक्टर है वो है एओ वेक्टर, एओ वेक्टर पे ध्यान दो। अगर एओ वेक्टर के अंदर मैं ओसी वेक्टर जोड़ता हूं तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल रहा है? एओ वेक्टर ये रहा, ओसी वेक्टर ये रहा, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं एक के बाद एक, तीसरा ये अपोजिट है, इन दोनों को जोड़ने से मुझे एसी वेक्टर मिलेगा। तो एसी वेक्टर को मैं बोल सकता हूं एओ वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। कोई बात नहीं, चमक चमक के समझा देते हैं आपको। ये लो, ए से लेके ओ तक एओ वेक्टर, ये लिखा हुआ है, ओ से लेके सी तक ओसी वेक्टर, एक के बाद एक है दोनों, ये अपोजिट है तीसरा, तो ये एसी इन दोनों के योग के बराबर होगा। आर यू गाइस कंफर्टेबल नाउ एवरीवन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडी वेक्टर के बारे में सोचते हैं और एक वेक्टर और क्रिएट करते हैं, ओडी वेक्टर। अब मैं लिख रहा हूं, तुम खुद समझना, एओ वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर, एओ वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर क्या एडी वेक्टर के बराबर होगा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे फटाफट समझ में आता है अब तो, अब कहाँ दिक्कत है? देखो, ए से लेके ओ तक एओ वेक्टर,
ओ से लेके डी तक ओडी वेक्टर, दोनों एक के बाद एक है, तीसरा अपोजिट है ये, तो ये दोनों इसके बराबर होंगे, यही तो लिखा है। अब तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम समझ भी जाओगे कि सर अब आप क्या करना चाहते हो। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि इसके बाद आप क्या करोगे, ये भी हम सोच सकते हैं। अब आप ए से लेके ई तक जाओगे, ये होगा आपका ए ई वेक्टर। अब ए ई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए ई वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या ऑक्टागन का थोड़ा सा शेप ना, इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा ना, उसके साथ इसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ है। ए सी वेक्टर कहाँ तक पहुँच गए, ए डी वेक्टर तक पहुँच गए ना। एक्चुअल में यहाँ शेप का थोड़ा सा इशू आएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, कर तो लेंगे, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक काम करो, ए ई वेक्टर के लिए करके दिखाओ, सोच के दिखाओ कि ए ई वेक्टर को कैसे लिखोगे। जस्ट थिंक एक बार कि ए से लेके ए ई वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, खुद से सोचो ए ई वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो। आराम से देखो, ट्रायंगल बना पा रहे हो क्या, मैं बनवा देता हूं। अगर हम ऐसे एक वेक्टर परिभाषित कर दें, डी से ई तक, बात बन जाएगी। चेक करो कैसे, ए से लेकर ई तक ये है, ए से लेके डी तक ये है, डी से लेके ई तक ये हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ए से लेकर के डी तक जो वेक्टर आ रहा है, ए से लेके डी तक जो वेक्टर आ रहा है उसमें जुड़ेगा, ए से लेके डी तक जो वेक्टर आ रहा है उसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ए से लेके डी तक जो वेक्टर आ रहा है उसमें जुड़ेगा डी से ई वाला वेक्टर। तब आपके पास आएगा ए से ई वाला वेक्टर। आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है। सोचो, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं पर लिखेंगे नहीं। ये मैं तुम्हें बस ट्रायंगल की प्रैक्टिस करवा रहा था और कुछ नहीं, लिखेंगे नहीं ऐसे, जस्ट तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा था कि ट्रायंगल लगाते कैसे। मैं पता है वास्तव में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए से ई तक जो है वो बराबर है ए से ओ तक जो वेक्टर है प्लस ओ से ई तक जो वेक्टर है। ध्यान से चेक करो, तुम क्या है छोटे बच्चे हो तो अलग तरह समझाना पड़ता है। ए से ओ तक ये वेक्टर आ रहा है, ये एओ वेक्टर हो गया, ओ से ई तक ये वाला वेक्टर है, तो ये जो टोटल वेक्टर है इन दोनों के योग के बराबर होगा ना।
यार भूल गए, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ठीक इसके बाद में है, तो क्या करते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे आता था, यही तो होता था, आगे दोनों वेक्टर जुड़ जाते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसे मैंने लिखने के लिए मना किया था, समझना है, अभी लिखने की जल्दी नहीं है। अच्छा अब अपन बनाते हैं ए एफ वैक्टर, यहां से ट्राइंगल डालते हैं। अब देखो ए से लेके ओ तक वेक्टर एओ वेक्टर, इसके ठीक बाद में है ओ एफ वेक्टर जो बराबर होगा ए एफ वेक्टर के। हम लिख सकते हैं ए एफ वेक्टर बराबर होगा एओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। ऐसे आर यू गाइस कंफर्टेबल इन इट, नो इशू, ठीक है बताऊँ। और अब कुछ अगर वैसे चेक करना है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेट्स टेक रेड, देखो ओ से लेकर के ए से लेके ओ तक ये वेक्टर है, ओ से लेके एफ तक ये वेक्टर है। तो ये जो दो वेक्टर मैंने बनाए हैं एक के बाद एक है, तीसरा है ये जो अपोजिट है, तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। अच्छा ए जी वेक्टर, ए जी वेक्टर हो गया, ओ जी वेक्टर होगा, तो हम लिख सकते हैं ए जी वेक्टर बराबर ए जी वेक्टर बराबर एओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक। लास्ट ए एच वेक्टर, यह ए एच वेक्टर, यहां से आपने डाला ओ एच, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए एच वेक्टर बराबर, देखना ये ए एच वेक्टर है, एओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर, एओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सब लोग कंफर्टेबल हैं अच्छे से ना? चलिए अब एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ो। तो ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर, ये डी है ना, प्लस ए जी वैक्टर प्लस ए एच वैक्टर, इसके बराबर आ रहा है एओ 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 एओ, कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार एओ है। बाकी कौन कौन है, ओ बी ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ एच। अच्छा ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको पता है ना कि इसमें स्थिति क्या है, इसमें सारे के सारे जितने भी त्रिभुज हैं वो सब एक लंबाई के समबाहु त्रिभुज हैं सारे के सारे। मतलब ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब कुछ ए है। समझते हो इस बात को कि अगर सब कुछ सेम रहेगा इसमें, सारी लंबाइयाँ एल एस के अंदर। अष्टफलक जो होता है ना उसकी खासियत ही ऐसी होती है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो कि जैसे अपन एक अष्टफलक की बात करें, इसकी बात करें, तो ये लंबाई एल है ना, तो सारी लंबाई एल है, ये एल है। अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे
ये भी एल, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, आप ऐसे ज्वाइन करोगे, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ऐसे रहता है इसके अंदर। तो सारे त्रिभुज कैसे बनते हैं? समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे। ये समबाहु त्रिभुज वाली बात समझ आती है आराम से सबके? आपने अष्टफलक देखा नहीं है ना, बस अष्टफलक कभी देखना, नेट पे बना के देखना, या फिर नेट पे इसका कोई फोटो देखना, आपको समझ आ जाएगा। कि वैसे मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा अजीब सा बनाया बस, ये हालांकि एंगल इसमें ऐसे नहीं होता शार्प, थोड़ा सा टिल्टेड एंगल होता है, मतलब ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है। अब एग्जैक्टली उसको बोर्ड पे बिना कंपास वगैरह के बना पाना मुश्किल है, पर इसकी यही खासियत होती है कि सेंटर्स ज्वाइन करेंगे ना, अगर ये एल है तो ये भी एल होता है, ये भी एल होता है, ऐसे, यही खासियत होती है इसकी, ऐसा है। ठीक है, चलो ये तो बात आपको समझ आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो आप इसको याद रख लोगे फिलहाल के लिए। इधर फोकस करते हैं अपन सवाल के ऊपर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और ये सोचो कि इनका क्या होगा, और यहां तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से कॉपी करो, पहले आराम से कॉपी करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या हो गया? अच्छा, अब कुछ बात समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मेरा जितना डिस्टेंस इधर है आर, उतना ही डिस्टेंस इधर है ना आर, सेम होगा। ये ऑक्टागन की प्रॉपर्टी होती है, सेम होगा, ठीक है, दोनों डिस्टेंस सेम है। इस डिस्टेंस को अपन ए बोल सकते हैं। अब ये ए और इस आर, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री में पढ़ लेना, कभी मौका लगेगा ऑक्टागन की ज्योमेट्री पढ़ने का तो आपको मिल जाएगा। दे माइट बी इक्वल, नॉट बी, वैसे कुछ वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल सकते हो, बट 1 पॉइंट समथिंग कुछ आती है। अभी हमें उससे कंसर्न नहीं है। पॉइंट ये है कि इस पॉइंट से आप ये देखें, अगर ये डिस्टेंस आर है तो बेटा जी ये डिस्टेंस भी आर है, अपोजिट है ना, ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ऐसे। क्या इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं सब बच्चे? अब तो लिख लिया आपने, काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। आप दिमाग लगाओ, चलो ओ बी वेक्टर नाम दे दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, ओ कहाँ पर है? ये रहा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर, ओ से लेके बी तक, ये हो गया ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर आपका ऐसे है। ओ एफ वेक्टर कहाँ है आपका? ओ एफ आपका वेक्टर ऐसे है, ये ओ एफ वेक्टर है। आपको नहीं लगता ओ बी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है? ओ बी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। डू यू थिंक? ओ बी वेक्टर, ओ ई वेक्टर, देखो ये रहा, अपोजिट है। तो ओ बी वेक्टर, ओ ई वेक्टर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ओ बी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर आपस में कैंसिल हो गए, चलेगा? अब एक बार एक चीज और चेक करो, ओ सी वेक्टर कहां पर है? ओ सी वेक्टर ये रहा, अपोजिट है ना, वैल्यू में बराबर है। ओ सी वेक्टर ये रहा, ओ सी वेक्टर ये रहा, ओ जी वेक्टर ये रहा। तो क्या ओ सी वेक्टर ओ जी वेक्टर को कैंसिल कर देगा? तो ओ सी वेक्टर ने, अपन ओ जी लिखना भूल गए थे क्या? हाँ, यहाँ भूल गए थे, ठीक है। तो जो आपका ओ सी वेक्टर है ये ओ जी वेक्टर को कैंसिल कर देगा। डन, डन सर। ओ डी वेक्टर का क्या ख्याल है? ये ओ डी वेक्टर है,
ओडी वेक्टर के अपोजिट है ओएच वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओई वेक्टर ये होगा। क्या ओई वेक्टर को कैंसिल करने के लिए कोई है? नहीं, तो बच जाएगा। क्या आ गया लास्ट में? 7AO प्लस ओई वेक्टर, ऐसा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, एओ वेक्टर किस तरफ है? सर एओ वेक्टर तो ये रहा, ये रहा एओ वेक्टर, ये एओ वेक्टर है। और ओई वेक्टर किस तरफ है? ओई वेक्टर भी इस तरफ है। दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं ना, तो जो एओ वेक्टर का परिमाण है उतना ही परिमाण ओई वेक्टर का है। अगर ये आ रहे हैं तो ये भी आ रहे हैं। कैंसिल क्यों कर पा रहे हैं? दो वेक्टर कैंसिल कब होते हैं? जब डायरेक्शन अपोजिट हो और परिमाण बराबर हो। तो देखो, इसका परिमाण आर है, इसका भी आर है, कैंसिल। इसका आर है, इसका आर है, कैंसिल। इसका आर है, इसका आर है, कैंसिल। इसका आर है, इसका आर है, डबल हो जाएगा 2R। तो अगर मैं 7AO के अंदर OE जोड़ूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 8AO वेक्टर। मतलब OE वेक्टर को अपन AO वेक्टर लिख के जोड़ सकते हैं, दोनों बराबर है। देखो ना, AO वेक्टर OE वेक्टर बराबर है। ये x है तो ये भी x है, x प्लस x 2x। अब यहाँ AO कितना है? 7x। तो AO में AO ही जोड़ रहे हैं अपन, एक तरह से AO में AO ही जोड़ रहे हैं। तो OE की जगह अपन AO लिख, आप चाहो तो इसकी जगह पहले AO लिख लो और फिर इसमें जोड़ दो, एक ही बात है। हाउ मेनी एवरीवन? अच्छा ठीक है, सवाल को ध्यान से देखो। ये तो पूछा था कि ये सब का योग किसके बराबर आ रहा है? 8OA वेक्टर के बराबर, AO वेक्टर के बराबर आ रहा है। सवाल ने ये तो पूछा था इन सब का योग कितना आएगा। हमें समझ में आ गया कि इन सब का योग 8 इंटू OA वेक्टर के बराबर आ रहा है। OA वेक्टर दे रखा था सवाल में, ये रहा 80 नहीं है ना, 8 OA वेक्टर है ये। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सबसे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप से। किस में आ रहा है ये? ऑप्शन बी आंसर होगा। देखा, तो दम तो था यार सवाल में। मतलब सवाल ऐसे ऐसा एकदम फुद्दू टाइप का सवाल नहीं है, दम था सवाल में। तो ये पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे करोगे। तुम लोगों को स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैंने ये बोल दिया था कि ये भी, अगर ये A है तो ये भी A होगा, ऐसा नहीं है। ये A है तो इसको R मान लो, ये R है तो ये भी R होगा, ये कंफर्म है। इफ दिस इज R देन दिस इज ऑल्सो R, बट दिस R एंड दिस A इज इक्वल, ऐसा नहीं है। इनमें कुछ रिलेशन होता है 1.3 समथिंग का, वो बाद में जब पढ़ोगे मैथ्स में तो आप देख लोगे। ओके क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आता है? तो अच्छा सवाल था। अब आपको जो कॉपी करना है आप कर लो बचा कुचा और ख़त्म करो इसको। चलो, ये आपने ये डायग्राम बना लेना साथ में ताकि याद रहे कौन किससे कट रहा है। चलिए अब हम देख रहे हैं एक खास चीज़ कि अगर दो सदिश हमको दे रखे हैं A और B, तो उनको जोड़ने पर उनका मैक्सिमम मान कितना मिल सकता है और मिनिमम मान कितना मिल सकता है। तो लिखें, दो सदिशों A व B को जोड़ने पर उनका अधिकतम मान कितना आ सकता है, न्यूनतम कितना आ सकता है। मैं अधिकतम न्यूनतम के लिए मैक्सिमम मिनिमम यूज करूंगा। तो जोड़ने पर मैक्सिमम एवं मिनिमम मान। अच्छा, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं,
एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है। मान लेते हैं इनका परिणामी जो है वो सी आ रहा है। अगर इनका समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे तो ऐसे पूरा होगा, तो इनका जो परिणामी आ रहा है वो सी आ रहा है, फाई एंगल पे। अब मेरा बोलना ये है कि सी का मान आप कैसे लिखते हो। सी का मान होता है अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम चाहते हैं कि सी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम समझते हो ना, अधिकतम हो। तो अगर आपको सी को अधिकतम करना है तो इसका फॉर्मूला दिख रहा है, पूरा दिख रहा है सर। इसको अधिकतम करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा को अधिकतम करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको अधिकतम करना चाहते हो तो कॉस थीटा को अधिकतम करना पड़ेगा, कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कॉस और साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और कॉस और साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1। याद रहेगा, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। तो मैक्सिमम आपने 1 रखा, +1 रखो वैल्यू, तो सी का मैक्सिमम मान कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा 1 हो गया, ये अंदर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल a प्लस बी। मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a प्लस बी हो सकती है। उनको जोड़ेंगे तो उनके परिमाण की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकती है। एग्रीड? अच्छा, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, न्यूनतम मान के लिए क्या करोगे, बता सकते हो? न्यूनतम के लिए अपन क्या करेंगे, कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, तो कॉस थीटा का न्यूनतम मान होता है -1। अगर आपको इसको मिनिमम करना है, इस पूरे को मिनिमम करना है तो आपको कॉस थीटा को मिनिमम करना पड़ेगा और कॉस थीटा का मिनिमम मान होता है -1। चलिए -1 रखते हैं, तो सी मिनिमम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी। तो मिनिमम कितना हो सकता है, a माइनस बी हो सकता है। तो मिनिमम कितना, a माइनस बी, मैक्सिमम कितना, a प्लस बी। क्या लॉजिकली समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल। दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, जब ये ऐसे हो तो जुड़ जाए a प्लस बी हो जाए। इनकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, दोनों अपोजिट हो जाए तो a माइनस बी हो जाए। इसके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉसिबल है, मैक्सिमम ये मिनिमम ये। तो a प्लस बी को जब जोड़ेंगे, a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ने से जो वेक्टर आ रहा है c, उसका जो परिमाण है वो a माइनस बी से ज़्यादा होगा या बराबर हो सकता है, और a प्लस बी से छोटा होगा या बराबर हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। बेटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। c बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया। मैं ये पता लगाना चाह रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। तो कॉस थीटा की जगह हमने +1 रखा। तो जब कॉस थीटा की जगह हमने +1 रखा तो वैल्यू मैक्सिमम आई a प्लस बी। मतलब दो वेक्टर जब एक दूसरे के सामने होते हैं, देखो ना a प्लस बी वाला कौन सा केस है, केस पता है ना आपको ये कौन सा है, जब a वेक्टर और b वेक्टर ऐसे होंगे। क्योंकि एंगल कितना लिया है अपन ने, एंगल 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है, ऐसे।
तो दोनों ऐसे होंगे, जुड़ जाएंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, या दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है। आपको पता है ना कि -1 कब होगा, जब थीटा 180 होगा। 180 में कम से कम वैल्यू आएगी और थीटा बराबर 0 में मैक्सिमम आएगी, क्योंकि थीटा 0 होगा तो कॉस 0, थीटा 0 होगा तो कॉस 0 बनाएगा। ऐसे है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। चलिए लिख लीजिए बेटा फटाफट। ठीक है, चलो अब आप लोगों को क्या करना होगा, अब आपको एक डीपीपी मिलेगी वेक्टर एडिशन की, उस डीपीपी को शांति से सॉल्व करना है। जितने कंसेप्ट बताए उन सब कंसेप्ट का यूज़ करके वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। अगर मैं समराइज़ करने पे आ जाऊँ तो मैं 2-3 बातों में समराइज़ कर सकता हूँ, सुनना ध्यान से। दो वेक्टर अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का परिमाण कितना आता है, इनके परिणामी का। दो वेक्टर थीटा एंगल पे तो इनका जो परिणामी आता है कैसे आता है, पहली बात तो दो तरीके से आ सकता है। एक तो सदिश योग का नियम हम कैसे लगा सकते हैं, त्रिभुज संबंधी योग का नियम, या फिर समानता चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। जो परिणामी आता है उसका परिमाण क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर उसको आर बोल रहे हैं तो अंडर रूट, और वेक्टर्स को ए बी बोल रहे हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट, उनके बीच में जो परिणामी आएगा उसका वेक्टर ए से जो एंगल बनता है फाई, क्या उस एंगल फाई का फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, tan phi इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो दो चीज़ निकलेंगी। पहला तो उनका जो परिणामी आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू आएगी उस फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के अंडर रूट से। और वो जो परिणामी आ रहा है वो कितने डिग्री पे आ रहा है, ये निकल के आएगा tan phi इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा से। सही तो है। ये दो वेक्टर का परिणामी भी तो वेक्टर ही होता है ना, और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण, वैल्यू। तो वैल्यू आ गई उस फॉर्मूले से, दिशा आ गई tan phi वाले फॉर्मूले से। क्या हम थोड़ा थोड़ा वेक्टर को फील करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ वेक्टर क्या चीज़ है। क्या हम वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि वेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिक्स के सवाल लगा रहे हैं तो देखो कैसे, जैसे जब हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो दो फोर्सेस जब ऐसे किसी एंगल पे लग रहे होंगे तो क्या हमको जरूरत पड़ेगी कि दोनों फोर्सेस का मिला जुला इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, कितने एंगल पे आ रहा है। तो आपको फील हो रहा है कि क्यों फिजिक्स के अंदर वेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस सर दे रहे हैं, क्यों फिजिक्स के अंदर वेक्टर पढ़ा रहे हैं हमको, है ना। और एक चीज़ ये है कि जब आप पढ़ ही रहे हो तो एडवांस लेवल का पढ़ो, कोई बात नहीं। ये सवाल आपसे अगर समझने में दिक्कत हुई है तो टेक योर टाइम ना, एक बार वापस रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। ऑफलाइन बैच नहीं है, ऑनलाइन बैच है। आप यहाँ जा सकते हो, पॉज करो, सवाल ड्रॉ करो अपने हाथ से, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना, कोई बात नहीं। एक जैसे मैंने ड्रॉ किया, धीरे धीरे समझाया ना, जल्दी तो पढ़ाया नहीं है। जैसे पहले मैंने ये ड्रॉ किया, ड्रॉ करके अपने आप को फील कराओ कि हाँ यार ये ए बी वैक्टर है, ये ए सी वैक्टर है, ये ए डी वैक्टर है। फिर ऐसे चेक करो कि हाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ मैट्रिक्स ने कैसे कैसे लगाया। मेरे साथ 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 चलो। पहले एक ट्राइंगल बनाया, उसमें लगा के देखा, हाँ से समझ में आ गया, फिर वापस वीडियो प्ले किया, फिर पॉज किया, फिर प्ले किया, ऐसे पढ़ो। आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होंगे लाइफ में, सुपीरियर माइंडसेट वाले और मीडियोकर माइंडसेट वाले। मीडियोकर माइंडसेट का बच्चा क्या करेगा, 11वीं में पढ़ाई नहीं करेगा, या करेगा तो केवल बोर्ड लेवल की छोटी मोटी फुद्दू सी पढ़ाई करके आगे बढ़ जाएगा। सुपीरियर माइंडसेट का बच्चा टारगेट कर रहा है आईआईटी को, नीट को, थोड़ी अच्छी पढ़ाई करेगा। आप सब अच्छे बच्चे हो, आप सब में दिमाग है, सब में सेम दिमाग है। कोशिश करो अच्छी चीज़ों को सीखने की। जब मैं आपको कंटेंट देने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अच्छे से सवालों को लगाओ। तो आज जो शीट मिलेगी पहले अपना रिवीजन करना अच्छे से, फिर उस शीट को सॉल्व करना। आज का पूरा दिन रहेगा आपके पास शीट सॉल्व करने के लिए, कल का पूरा दिन रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट की शीट आपने कर ली होगी, उम्मीद करता हूँ सबने। उसका सॉल्यूशन अपन कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में। एक आध क्वेश्चन जो नहीं आए होंगे मुझे बता देना कौन से नहीं आए, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। सॉल्यूशन मिल ही जाते हैं आपको, टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, 90% टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ में आ जाता है। एक आध क्वेश्चन बचते हैं वो पूछ लेना। ऐसे वेक्टर के आपको आज क्वेश्चंस मिलेंगे, कल वेक्टर के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम आपको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं रिवीजन करने का, सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। करो अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व। लेक्चर को धीरे धीरे देखना, प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे देखना, प्रैक्टिस करना। मेहनत करो बेटा, बस यही बोलूँगा। और ये मेहनत 2 साल बाद आपको पता चलेगी कि इसका क्या असर हो रहा है।
ठीक है।